हेलो दोस्तों, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल डीडेस क्लासेस पर। और आज का जो आपका सेशन रहने वाला है वो महान्यायवादी को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि हम संविधान के विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न आयामों पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज उनमें से एक जो पक्ष है, जो आयाम है, वो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको ये बता दूं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यानी कि नियुक्ति के संदर्भ में अगर हम देखें जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? वो करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हो रही है। ठीक है, यानी कि नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति जी, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी योग्यता क्या है, कौन बन सकता है भारत का महान्यायवादी। तो योग्यता के अगर संदर्भ में हम देखेंगे, यानी कि इसकी योग्यता क्या, इसकी योग्यता है क्या, इसकी क्वालिफिकेशन है, कौन बन सकता है भारत का महान्यायवादी। तो इसकी योग्यता के बारे में संविधान में कुछ भी वर्णन नहीं है कि महान्यायवादी की क्या क्या योग्यता होंगी। संविधान में सिर्फ इतना है कि जो महान्यायवादी होगा वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वो बन सकता है भारत का महान्यायवादी। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यक्ति न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वो बन सकता है भारत का महान्यायवादी। या में और डाल लीजिए या किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से एज ए न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो। पिछले 5 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट में एज ए न्यायाधीश, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में, उसके रूप में कार्य कर रहा हो तो उसको भी हम क्या है, महान्यायवादी के पद पर चुन सकते हैं। ठीक है, या पिछले 10 वर्षों से एज ए एडवोकेट के रूप में वकालत यानी अधिवक्ता हो, यानी वकील हो, वकालत कर रहा हो हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से, हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से क्या हो, अधिवक्ता हो, तो उसे भी हम क्या है, महान्यायवादी के पद पर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बातें बताई कि महान्यायवादी कौन कौन बन सकता है। नंबर पहला जो मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से क्या हो, न्यायाधीश हो। ठीक है, या पिछले 10 वर्षों से क्या है, 10 वर्षों से एज ए एडवोकेट के रूप में यानी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम महान्यायवादी बना सकते हैं, एज ए यानी कि राष्ट्रपति महान्यायवादी चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी योग्यताएं। तो हाँ सॉरी, ये जो योग्यताएं हैं देखो, ये महान्यायवादी है। महान्यायवादी जो है कौन बन सकता है भारत का महान्यायवादी? तो भारत का महान्यायवादी वो बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब हमने जो चर्चा की है, जो बात की है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का महान्यायवादी कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वो
तो हम अब जो बात कर रहे थे वो इस बात को कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो कौन बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है कि जो व्यक्ति 5 वर्षों से, जो व्यक्ति 5 वर्षों से, देखिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, मैंने बार बार यहाँ न्यायाधीश बोल दिया है, महान्यायवादी बोल दिया है, लेकिन योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? योग्यता है इसकी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन बन सकता है? महान्यायवादी। तो हम अब जो योग्यता देख रहे हैं वो उसकी योग्यता देख रहे हैं कि जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता क्या होगी। भाई जो न्यायाधीश की योग्यता होगी वही इसकी योग्यता होगी, ठीक है। तो जो न्यायाधीश की योग्यता क्या होगी? पिछले 5 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट में, पिछले 5 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट में क्या हो? न्यायाधीश हो, ठीक है। या हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से, ये 5 वर्ष है, पिछले 10 वर्षों से एज ए वकील यानी एज ए अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो, वो व्यक्ति बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट का वो देख रहे हैं न्यायाधीश के बारे में। और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है वो महान्यायवादी बन सकता है। या राष्ट्रपति की नज़र में कोई विधि का, कानून का अच्छा जानकार हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कोई भी व्यक्ति विधि या कानून का अच्छा जानकार हो तो उसको भी राष्ट्रपति जी न्यायाधीश बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गई इसकी योग्यता के बारे में बात, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी शपथ कौन दिलाता है इसको? तो इसको शपथ भी दिलाने का कार्य राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसको जो शपथ दिलाने का कार्य करेंगे वो राष्ट्रपति जी करेंगे। और ये शपथ जो लेता है वो किस बात की लेता है? ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है ये व्यक्ति, जो महान्यायवादी होता है ये, ठीक है। शपथ हो गई। अच्छा, कार्यकाल क्या है इसका? तो इसका जो कार्यकाल होता है, संविधान में कहीं भी इसके कार्यकाल का वर्णन नहीं है। किसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? ये जो महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर रह करके कार्य करता है। कार्यकाल में देखेंगे ये जो महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रह करके कार्य करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रह करके कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत से मेरा मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये महान्यायवादी रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह कार्य करेगा। अब इसका कार्य क्या है? क्या काम करता है ये महान्यायवादी? इसका कार्य देखेंगे कि क्या कार्य करता है ये महान्यायवादी। देखिए, जिस प्रकार हम किसी भी मामले में, किसी भी केस में एज ए वकील रखते हैं, अरे हमारा कभी किसी से विवाद होता है, हम क्या रखते हैं? एक वकील रखते हैं, क्योंकि कानून की जानकारी, जो अच्छी जानकारी है, जो विधि की जानकारी है, वो किसको है? वकील को है। तो हम आपके जो सलाह के लिए किसको रखते हैं? हम वकील को रखते हैं। उसी प्रकार जो भारत सरकार है, विधि निर्माण में और भी सलाह लेने के लिए, विधि निर्माण जो भी सलाहें होती हैं, और भारत सरकार पर भी बहुत सारे केसेस चलते हैं। तो केसों की जो पैरवी करने के लिए, जो उनकी पैरवी की जाती है, बहुत सारे जो केस हैं उनकी पैरवी करने के लिए भारत सरकार भी एक वकील रखती है। भारत सरकार भी क्या है? एक वकील रखती है। तो भाई भारत सरकार पर भी तो केसेस हैं, वो भी तो अपने केसों की पैरवी किसी से कराएगी।
तो अपने केसों की जो पैरवी कराने के लिए जो भारत सरकार एक वकील रखती है उसी को कहते हैं महान्यायवादी। तो ये भारत सरकार के एज ए वकील के रूप में कार्य करते हैं महान्यायवादी। यानी कि भारत सरकार का जो वकील होता है वो होता है महान्यायवादी, यानी भारत सरकार का जो पक्ष रखेगा वो होगा महान्यायवादी। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के लिए ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारत सरकार के लिए ही काम करते हैं, ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद को पूछकर, राष्ट्रपति को पूछ करके क्या है, ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपका केस भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप जो फीस होगी वो इनको नहीं दे पाओगे, क्योंकि इनका तो मोटी फीस होगी भाई। क्या है, ये किसी भी व्यक्ति का और भी अगर केस लड़ना चाहें अन्य किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, तो वो भी ये निजी जो है प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए इन्हें पूछना पड़ेगा पहले। और एक जो मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो व्यक्ति इस ये जो महान्यायवादी है, इनका जो वेतन जाता है ना, सारा काम किसके लिए कर रहा है, भारत सरकार के लिए। केसेस किसके लड़ रहा है, भारत सरकार के। आपको बड़ा ताज्जुब होगा इस बात को जान करके कि इस व्यक्ति का जो वेतन है ना, वेतन वो जो हमारी संचित निधि है, जो जनता का पैसा है, वहां से संचित निधि से इसका वेतन मिलता है। जो इस व्यक्ति का वेतन है, जो इस महान्यायवादी का वेतन है, वो संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, यानी कि संचित निधि से इसको वेतन मिलता है और वेतन मिल गया इनको। ठीक है, तो देखिए ये भी मैंने आपको बात बता दी कि ये एज ए प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनके लिए। लेकिन इसके लिए क्या है, इनको मंत्रिपरिषद से पहले पूछना होगा। ठीक है, तो इनको वेतन मिल गया, तो कार्य तो आपको इनके हो गए कि ये भारत सरकार के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो वेतन कहाँ से ले रहे हैं, ये संचित निधि से। लेकिन फिर भी ये लोक सेवक नहीं है। संचित निधि से वेतन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोक सेवक नहीं है। यानी कि संचित निधि से वेतन तो ले रहे हैं, लेकिन ये लोक सेवक शब्द के परिभाषा में नहीं आते हैं। लोक सेवक शब्द की परिभाषा में क्या है, ये नहीं आते हैं। देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 इस बात को कहता है कि ये जो महान्यायवादी होगा, ये संसद की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं। यानी कि संसद की जो बैठक होती हैं, संसद की बैठक में भी ये महान्यायवादी भाग ले सकता है। बल्कि बैठक में भाग ही नहीं ले सकता, ये उसको संबोधित भी कर सकते हैं। यानी कि जब बोलने का टाइम आएगा तो ये उसमें बोल भी सकते हैं, यानी कि उस संसद को संबोधित भी ये महान्यायवादी कर सकते हैं। लेकिन संसद में बैठ तो सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इनको नहीं है। जब पक्ष और विपक्ष में जब मत पड़ेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के, मामले को लेकर के, तो इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। संसद में बैठ सकते हैं, संसद को संबोधित भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए विपक्ष ने कोई भी सवाल पूछा किसी भी मंत्री से, मान लीजिए किसी भी मंत्री से कोई भी सवाल पूछा गया कि आपको इतना इतना पैसा उस काम के लिए दिया गया था, अभी तक वो कार्य क्यों नहीं हो पाया है। मैं एज एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी सवाल किसी भी मंत्री से पूछा, अगर बाय द वे मंत्री जी उस सवाल में अटक जाते हैं, यानी कि उस सवाल का जवाब देने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उस वक्त उनका जो सहयोग करेंगे वो ये महान्यायवादी करेंगे। यानी कि अगर उन पर अगर किसी भी बात में अटक जाते हैं, किसी भी मुद्दे पर वो बोल नहीं पाते हैं, तो उसकी जो पक्ष लड़ेंगे वो महान्यायवादी भी उनकी पक्ष लड़ सकते हैं वहां पर संसद में। ये भी कार्य इनका है।
ठीक है, अगर किसी भी मंत्री से कोई भी सवाल जवाब पूछा जा रहा है, अगर उन पर जो बातें नहीं बन पा रही हैं तो उस वक्त बोलने का कार्य कौन करेंगे? महान्यायवादी। अरे हम भी बैठे हैं इधर भाई, महान्यायवादी, हाँ पूछो क्या पूछना है। तो ये उनका पक्ष रख सकते हैं, या उनकी बातों को ये अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। संसद में बैठ सकते हैं, संसद को संबोधित भी कर सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इनको नहीं है। ये जो कार्य करते हैं वो भारत सरकार के लिए कार्य करते हैं। जैसे एक मामला था, मैं बताऊं आपको, अभी का क्या था वो, जैसे एनजीओ एक संस्था है, वैसे ही एडीआर एक संस्था है, और इन दोनों ने मिलकर के सरकार पर ही केस कर दिया। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे कितना पैसा आया है, जो कितना चंदा आया है वो हमको बताइए। जो जितना भी पैसा आया, किस किसने चंदा दिया है वो हमको बताइए, हमको जानना है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बात रखने के लिए, एसबीआई की बात रखने के लिए कौन जाएगा? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी मां कह रहे हैं, हाँ मिलोवट ये दिस इज प्राइवेसी मैटर ऑफ द प्राइवेसी। ये प्राइवेसी रखना भी जरूरी है, प्राइवेसी रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या? मैटर ऑफ प्राइवेसी रखना जरूरी है। क्यों भाई, जब प्राइवेसी रखना जरूरी है तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? प्राइवेसी जब आप रख रहे हो, मैटर ऑफ प्राइवेसी, किसी मामले में प्राइवेसी भी रखना जरूरी है, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? हमें सिखा रहे हो? है हमारे सामने बोल रहे हो मैटर ऑफ प्राइवेसी, लोकतंत्र का क्या मतलब भाई? कि सर अगर प्राइवेसी खुल जाएगी तो विपक्ष जिन कंपनियों ने चंदा दिया उन पर दबाव बनाएगा। ये महान्यायवादी कह रहे हैं कि सर जब हम मैटर ऑफ प्राइवेसी जो है उसको अगर उजागर कर देंगे तो विपक्ष है उन जिन कंपनियों ने चंदा दिया उस पर दबाव बनाएगा। ओह, सुप्रीम कोर्ट, ओह, मतलब लोकतंत्र में आपने जो प्राइवेसी को उजागर कर दिया तो विपक्ष उन पर चंदा, उन पर दबाव बनाएगा। तो फिर तो ये भी हो सकता है कि अगले जो आने वाले हैं, अगले वर्षों में, नहीं ये इनका कहना था महान्यायवादी का, आने वाले वर्षों में विपक्ष उन पर दबाव बनाएगा। फिर तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये भी हुआ, आने वाले वर्षों में विपक्ष उन पर दबाव बनाएगा। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि अभी आप उसको लाभ देने का कार्य कर रहे होंगे, आप उनको लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है। फिर भाई महान्यायवादी चिल्लाते रह गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना। है एसबीआई के डायरेक्टर मैनेजर जो थे, कितना बड़ा पद होता है, एक हफ्तों में हमें सारा हिसाब किताब बताओ, जो भी चंदा वंदा आया है सारा हिसाब यहाँ होना चाहिए एक हफ्ते में। एसबीआई, हमारे पास टाइम नहीं है, जून जुलाई लग जाएगा। है क्या? इधर क्या कह रहे हो? जून जुलाई लग जाएगा? बेटा वो भूत उतारेंगे तुम्हारा, वो भूत उतारेंगे, सारी औकात याद आ जाएगी तुमको। समझ में आ गया? 6 महीना, जून जुलाई लग जाएगा। टेबल पे साफ होना चाहिए। आज कहा है जो एसबीआई जो डायरेक्टर मैनेजर है वो क्या कह रहे थे, 6 महीने लग जाएंगे, अगले दिन चंदे के हिसाब हाथ में। अगले दिन ही जो व्यक्ति एसबीआई इस बात को कह रही है कि 6 महीने लगेंगे हमको आपको चंदे का हिसाब देने में, 2 दिन में चंदे का हिसाब टेबल पर। बताओ कहाँ 6 महीने की बात कर रहे थे वो, और फिर 2 दिन में हिसाब हो गया। कमाल है भाई। तो ये आपको ऐसे जो करंट के मुद्दे हों आपको याद रखने जरूरी है। तो ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ फैक्ट और बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले जो भारत सरकार के महान्यायवादी थे वो थे
MC सीतलवाड़। जो भारत सरकार के सबसे पहले जो न्यायाधीश थे, सॉरी जो महान्यायवादी थे, वो थे MC सीतलवाड़। और सबसे अधिक कार्यकाल लगभग 13 वर्षों का इनका कार्यकाल है, 1950 से 1963 तक। उन्नीस से 1963 तक 13 साल का इनका कार्यकाल है MC सीतलवाड़। यानी कि जो सबसे ज़्यादा महान्यायवादी के पद पर रहे वो कौन रहे? MC सीतलवाड़, जो कि पहले भी महान्यायवादी थे। तो ये पहले न्यायवादी थे। देखिए जो महान्यायवादी होता है, अब देखिए अकेला जो महान्यायवादी है वो राज्य सरकार में भी केसेस चलते हैं, 25 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक महान्यायवादी हर जगह तो जा नहीं सकता है, तो महान्यायवादी की सहायता करने के लिए भी सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यानी कि महान्यायवादी के नीचे कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल के नीचे भी कई जो एडिशनल जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो होते हैं। महान्यायवादी के नीचे कौन है? सॉलिसिटर जनरल। इसके भी नीचे कौन होगा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। यानी कि महान्यायवादी के नीचे सॉलिसिटर जनरल और इसके भी नीचे कौन होगा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्योंकि एक महान्यायवादी 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह नहीं जा सकता, इसीलिए इसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और इसकी भी सहायता करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक, आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा कि महान्यायवादी के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या करता है महान्यायवादी। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्त, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट भी कीजिए। तो ओके दोस्त, फिर मिलूँगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।